अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और इसमें हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन सी मेडिकेशन जो इस क्लास के अंदर आती हैं और हम उनको क्यों यूज़ करते हैं, किस तरीके के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते क्या हैं? अब ये एक ऐसी मेडिकेशन होती हैं, ऐसी क्लास है जिसके अंदर बहुत सारी ड्रग्स आ जाती हैं। बी डिस्कसिंग इट लेटर। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स अ क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट रिड्यूसेस स्टमक एसिड प्रोडक्शन। अब ये स्टमक के जो एसिड है ना उसको रिड्यूस करती है। मतलब अगर आपके जो स्टमक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको एसिडिटी हो जाए, हो सकता है कि उसकी वजह से आगे जाके आपको अल्सर्स हो जाए या फिर कुछ और कंडीशन जैसे कि गर्ड। तो ये सारी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देखते हैं। ये क्या करते हैं, ये जाके आपके स्टमक में एक पंप होता है, उसको इनहिबिट कर देते हैं। जब प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि एसिड रिड्यूस हो जाएगा, एसिड का बनना बंद हो जाएगा और आपका जो एसिडिटी वाला प्रॉब्लम या जो अल्सर्स वाला प्रॉब्लम है वो हो सकता है कि रिड्यूस हो जाए। तो इसके लिए हम इन तरीके की मेडिकेशंस को इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का बेसिक मैकेनिज्म कैसे, मतलब अगर हम इसे बॉडी में लेते हैं तो वो कैसे मतलब लेते हैं और उसका क्या रोल है आगे जाके, वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, ये एक प्रो ड्रग होती है। मतलब जब हम इसे बॉडी में लेते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। प्रोडक्ट मीन्स के इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये एक्टिवेट नहीं होते। ये एक्टिव तब होते हैं जब हम इसे बॉडी में ले लेते हैं, स्टमक से गुजर के इंटेस्टाइन में जाते हैं, फिर इंटेस्टाइनल पीएच आपको पता है अल्कलाइन होती है, थोड़ी सी ज्यादा पीएच होती है, तो उसमें जाकर ये वाली जो ड्रग्स है ना ये एक्टिवेट होती हैं। स्टमक में ये एक्टिवेट नहीं होती है। अब इसका क्या रीजन है, हमने इन ऐसी ड्रग्स को क्यों ऐसे बनाया है? तो इसका ये रीजन ये है कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक टैबलेट है। अब ये टैबलेट अगर हम ऐसे ही ले लें एक्टिव फॉर्म में, तो क्या होगा कि ये स्टमक में जाएगी। स्टमक में जाने के बाद स्टमक में क्या होता है, HCl एसिड होता है। वो इस प्रोटॉन मतलब इस मेडिकेशंस को क्या करेंगी, इनहिबिट कर देंगी। क्लोजअप में दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये हमने ये पीपीआईज ले लिए। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करेगा, जैसे ये जाएगा तो ये HCl से इन्फ्लुएंस होगा, NCl से एक्सपोज होगा। तो HCl क्या करेगा कि ये एसिड है, तो ये क्या होती है, ये वाली जो ड्रग होती है ना ये बेसिकली एसिड सेंसिटिव होती है। जैसे ये एसिड से एक्सपोज होगी ना तो ये इनहिबिट हो जाएगी, इसका एक्शन खत्म हो जाएगा या ये इरिटेबल हो जाएगी। कुछ ऐसा होगा कि ये फिर काम की नहीं रहेगी और आगे जाके हमें कोई एक्शन नहीं देगी, एसिड हमारा रिड्यूस नहीं करेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिकेशन को हम एक कोट चढ़ा देते हैं। मतलब एक कोट ऐसे इसकी कोटिंग कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं एंट्रिक कोटेड। अब ये हो जाती है एंट्रिक कोटेड, ठीक है, ये एंट्रिक कोटेड मेडिकेशन हो जाएगी। एंट्रिक कोटेड वो ड्रग्स होती है जो अब क्या होंगी, वो प्रो ड्रग फॉर्म में होगी। अब वो क्या होगी, इनएक्टिव होगी। अब वो ऐसे यहाँ पे जाकर एक्टिवेट नहीं होगी। जब ये गुजर जाएगी ना स्टमक से, इंटेस्टाइन में चली जाएगी, फिर जाके वो वहां पर एक्टिवेट होगी और फिर आगे जाके अपना ब्लड में जाने के बाद अपना एक्शन प्ले करेगी, वो भी मैं बताती हूँ। तो ये एंट्रिक कोटेड जो हो जाती है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ सेलुलोज की कोटिंग या कुछ और ऐसी कोटिंग इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो एंट्रिक कोटेड हो जाएगी। और फिर क्या होगी कि वो एसिड से भले ही एक्सपोज हो जाए लेकिन उससे कोई असर नहीं होगा, उससे उसको जो है कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और वो अपना इफेक्ट इजीली जाके आगे प्रोड्यूस कर सकती है। अब जब ये एंट्री कोटेड बन चुकी है, अब हमने इस मेडिकेशन को, ये एंट्री कोटेड बन गई है, इसको हमने ले लिया है। अब ये पहले तो स्टमक में जाती है, स्टमक से क्रॉस हो जाती है क्योंकि स्टमक में इसका कोई डिजोल्यूशन कुछ भी ऐसा इफेक्ट नहीं होता। फिर ये स्टमक से ऐसे क्रॉस हो जाएगी, क्रॉस होने के बाद ये जाएगी इंटेस्टाइन। जब ये इंटेस्टाइन में पहुंचेगी ना, वहां जाकर वो डिजोल्व हो जाएगी और अपना एक्शन शो करेगी। डिजोल्व होके कहाँ पे जाएगी, ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। जो भी ड्रग्स इंटेस्टाइन में पहुंचती है वहां से कहाँ जाती है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर उसके बाद ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद वो जाएगी आपके दोबारा ब्लड में, ब्लड से पूरी बॉडी में, और बॉडी से फिर वो आएगी स्टमक के पास। जब स्टमक में के पास आएगी तो स्टमक में होते हैं कुछ सेल्स जिन्हें हम कहते हैं पेराइटल सेल्स। ये हैं स्टमक के पेराइटल सेल्स। और ये क्या करते हैं, इनके पास होता है एक प्रोटॉन पंप। ये रहा उसका एक प्रोटॉन पंप स्टमक में जो होता है पेराइटल सेल्स में, पोटेशियम पंप, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप होता है। आई होप यू गाइस कैन सी इट, लेट मी शो यू। तो ये हाइड्रोजन पोटेशियम पंप होता है जो स्टमक के अंदर पेराइटल सेल्स में मौजूद है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका काम होता है एसिड सिक्रेशन करना, और यही जो है HCl को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा होता है। और मतलब हाइड्रोजन आइंस जो है ना ये प्रोड्यूस कर करके स्टमक में भेज रहा होता है। जब स्टमक में हाइड्रोजन आइंस आ जाती है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती हैं और बनाती हैं HCl। मतलब ये वाला रिएक्शन स्टमक में होगा। हाइड्रोजन आइन कौन दे रहा है, पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स से आ रहा है हाइड्रोजन आइन,
हाइड्रोजन 9 ने रिएक्ट किया क्लोराइड आयंस के साथ जो स्टमक में, वो भी पैराइटल सेल से ही आती हैं, फिर वो बनाती हैं HCl और इस तरीके से हमारे एसिड की प्रोडक्शन हो जाती है। अब ये जो एसिड है, ये क्या करता है, ये एसिडिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमें एसिडिटी को रिड्यूस करना है जिसके लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको उसको ऐसा बनाएंगे कि वो जाके इस HCl को इनहिबिट कर दे। तो वो HCl कहाँ से बन रहा है, हमारा पैराइटल सेल से। तो सिंपली जो हमारे ये होते हैं ना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये जाके इस प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देते हैं। जब ये प्रोटॉन पंप ही इनहिबिट हो जाएगा पैराइटल सेल्स में, तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। जब हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा तो उससे क्या होगा, एसिड की प्रोडक्शन नहीं होगी और हमारी एसिडिटी वाला प्रॉब्लम रिड्यूस हो सकता है। तो इसके लिए हम इसको दे सकते हैं अल्सर्स के केस में। ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, इन्हें हम अल्सर्स के केस में देते हैं, GERD के केस में देते हैं। GERD को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेप्टिक अल्सर्स हो गए, चाहे पेप्टिक अल्सर स्टमक वाले भी हो सकते हैं, स्टमक में भी अल्सर्स हो जाते हैं, ड्यूडेनम में भी हो जाते हैं, तो इस केस में हम इनको दे सकते हैं। पॉइंट इसमें रह गया था, वो मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के हवाले से, कि जब वो एक्ट करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल पैराइटल सेल्स हैं, और जो मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे होते हैं कि हाइड्रोजन को कंटिन्यूअसली पैराइटल सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और वो यहाँ पर सीक्रेट कर रहे होते हैं और फिर उससे क्या बनता है, HCl बनता है क्लोराइड के साथ मिलके। ये मैंने बता दिया था। अब बेसिकली क्या है कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं ना, ये कितने टाइम तक इसको ब्लॉक करेंगे, हमेशा के लिए। मतलब ये जो हमारे पास इनहिबिशन होती है वो होती है इरिवर्सिबल इनहिबिशन। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए उसको ब्लॉक करे फिर हट जाए, नहीं। ये जो मेडिकेशन हमने दी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये इसको हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा। ये कभी भी दोबारा, ये वाला प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ब्लॉक हो चुका है, ये कभी भी दोबारा एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं वो काफी लॉन्ग एक्शन करते हैं। मतलब कि अगर आपने दिया है तो 24 या 48 आवर्स तक एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, जब तक के जो हमारे पैराइटल सेल्स हैं या जो हमारी बॉडी है, वो दूसरे सेल्स प्रोड्यूस ना करे। जब दूसरे सेल्स प्रोड्यूस होंगे तो फिर एसिड सिक्रेशन दोबारा से बनना शुरू हो जाएगी, तब तक कि ये इनहिबिट हो गया और एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा। और ये कब तक होता है, 24 to 48 आवर्स तक।